हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं, हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो जजाकल्लाह। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, पहले था अक्विटल अपील, उसके साथ साथ और क्रिमिनल रिवीजन। लेकिन क्योंकि अक्विटल अपील ही इतनी बड़ी हो गई है अब, मतलब डिफाइन करते करते हमें 1 घंटा लग जाएगा। इसके साथ साथ हम मशीनामा भी पढ़ेंगे। तो इस वजह से हमने क्रिमिनल रिवीजन जो इस क्लास में नहीं रखा हुआ, एक एक्स्ट्रा क्लास हम रख लेते हैं, जो सैटरडे को होगा इंशाल्लाह, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम चाहते तो ये इस क्लास में कवर करा लेते, 2 घंटे का क्लास हो जाता। लेकिन क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि 2 घंटे तक किसी भी स्टूडेंट का फोकस नहीं रहता, फिर ब्रेक चाहिए होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, इसको अलग क्लास में रख दिया है। क्योंकि अभी क्रिमिनल रिवीजन हर कोर्ट का एक अपना जो है सेक्शन है। सेशन कोर्ट करेगी तो उसका अपना सेक्शन है, हाई कोर्ट करेगी तो उसका अपना है। तो इस वजह से उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसकी ड्राफ्टिंग भी हम पढ़ेंगे अलग से। तो इस वजह से हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्विटल अपील, और उसके साथ साथ मशीरनामा। फिर हमारा एक ही जो है क्रिमिनल रिवीजन, वैसे तो हमारा क्रिमिनल रिवीजन मॉड्यूल में नहीं था, लेकिन हम इस पेज 3 में ये हम कवर करा रहे हैं। तो बाकी जो मशीरनामा रिमेनिंग था मॉड्यूल का, तो वो आज हम कवर करा लेंगे। बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर मशीरनामा कब करवाएंगे। हालांकि ये जो मशीरनामा है ये हमें चालान के साथ कर लेना चाहिए था, लेकिन ये हमें लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये चालान के साथ सबमिट किया जाता है। तो इस वजह से हमने इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंस है। एक तो आप इसमें बैकग्राउंड बनाते हैं मशीर नामे पे बेसिस पे। दूसरा, आप जो है जब अक्विट लेते हैं, अक्विटल बनाते हैं किसी भी अक्यूज का, तो मशी नामे के ग्राउंड्स होते हैं। वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं वो हम देखते हैं आगे। तो इस वजह से मैंने इसको लास्ट में रखा है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अक्विटल में भी रखता है, बेल ग्राउंड में भी रखता है। तो इस वजह से ये बहुत काम की चीज़ है, तो मैंने इसको लास्ट में रखा ताकि आप सबको प्रोसीजर पहले समझ आ जाए। फिर उसके बाद जो काम की चीज़ें हैं वो आप जल्दी पिकअप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अक्विटल अपील को देखते हैं कि अक्विटल अपील कैसे हम जो है होती है, प्रोसीजर सारा कुछ। अक्विटल का हमें मीनिंग पता है हमें कि अक्विटल की मीनिंग क्या है। अक्विटल की मीनिंग है बाइज्जत बरी करना। हमने पढ़ा था प्रोसीजर में, उधर हमने ये माना भी देखी थी। अपील का मतलब क्या है कि जब किसी बंदे को बाइज्जत बरी किया जाए, तो उसके खिलाफ अपील करना, उसको बोलते हैं बाइज्जत बरी करना। उसके खिलाफ, बाइज्जत बरी करने के खिलाफ जो अपील होगी, उसको हम बोलेंगे अक्विटल अपील। तो सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अक्विटल। कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो या सेशन की कोर्ट हो, अगर वो अक्विट कर रही है किसी भी बंदे को, तो उसकी अपील हमने पढ़ी थी डायरेक्ट किधर होगी, डायरेक्ट होगी हाई कोर्ट में। कन्विक्शन अप की अपील में हमने क्या किया था कि प्रोसीजर हमने फॉलो किया था। अगर मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर दे रहा है तो उसकी अपील किधर होगी, डीजे के यहाँ। अगर डीजे कोई सजा दे रहा है तो उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में। एससी का मतलब है हाई कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट में अपील होगी। ये है कन्विक्शन का प्रोसीजर। कन्विक्शन में जो होती है वो सीरीज फॉलो होती है। बाकी अक्विटल में किसी किस्म की सीरीज फॉलो नहीं होती। अक्विटल में क्या होता है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हो। भले मजिस्ट्रेट ने सजा अक्विट किया हो, सॉरी, या डीजे ने अक्विट किया हो, आप जाएंगे किधर, आप जाएंगे डायरेक्ट हाई कोर्ट। तो ये होती है अक्विटल अपील। आई होप कि ये आपको पहले भी हमने ये जो है पढ़ा था प्रोसीजर, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आज इसकी ड्राफ्टिंग है, तो इस वजह से इसका प्रोसीजर आपको पता होना लाजमी है। तो ये हमने ये रिपीट कर लिया, और कुछ चीजें इसको हम डेप्थ में भी देखते हैं। क्योंकि पहले हम क्योंकि प्रोसीजर पढ़ रहे थे, तो इस वजह से हमने इसको डेप्थ में नहीं देखा था, हमने इसको सुपरफिशियली जो है आपको हमने पढ़ा था। तो इस वजह से हम आज इसको थोड़ा डेप्थ में भी जाएंगे और उसके साथ साथ इसकी ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे। तो चलते हैं, हम थोड़ी बहुत इसकी चीजें पढ़ते हैं कि अक्विटल अपील किन सिचुएशंस में हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अक्विटल अपील जो होती है 3 स्टेजेस में होती है। उसमें से पहला स्टेज आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, स्टेट अपील। अब इसको लफ्ज से आप समझ सकते हैं। अच्छा, कोस्टर बीबी का सवाल है कि क्योंकि रिलेटेड है, तो इस वजह से मैं जवाब इधर ही दे देता हूँ। अक्विटल के लिए अपील करना या इसके खिलाफ अपील करना। वेरी गुड क्वेश्चन। अक्विटल अपील मतलब कि अक्विटल के खिलाफ। मैंने इधर लिखा हुआ है, प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, बायदत बरी के खिलाफ।
के खिलाफ अपील, मतलब कि अगेंस्ट या acquittal। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अपील अगेंस्ट acquittal। हम जब इसको ड्राफ्ट करेंगे तो उधर हम टाइटल यही देंगे कि भाई क्रिमिनल अपील अगेंस्ट क्रिमिनल अपील अगेंस्ट अक्विटल अंडर सेक्शन 417 सीआरपीसी। तो ये जो अपील है ये अक्विटल के खिलाफ है। अक्विटल के लिए जो अपील होगी वो होगी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, जो हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर ली थी। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि ये स्टेट अपील आप समझ गए होंगे, नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट जो ये अपील फाइल करे तो उसको हम बोलेंगे स्टेट अपील। अमूमन क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ केसेस में क्या होता है, पुलिस वाले खुद कंप्लेनेंट होते हैं। हमने पढ़ा था 22 में, आपको याद हो कि भाई अगर पुलिस वाला जो कंप्लेनेंट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, मैंने जजमेंट भी शेयर की थी उधर उस क्लास में। तो अगर पुलिस वाला कंप्लेनेंट है तो वो आईओ नहीं बन सकता उसी केस का, क्योंकि ये एक नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, नेमो जुडिक्स कादास हुआ, नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस। हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी यही पढ़ा था कि अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है विदाउट एनी कंप्लेंट, मतलब कि उसको सो मोटो हमने पढ़ा था, आपको अगर याद हो तो आप सो मोटो हमने पढ़ा था कि अगर वो जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सो मोटो ले रहा है तो इन सिचुएशन में वो उसको ट्राई नहीं करेगा, उस केस को ट्राई नहीं करेगा। ट्राई का मतलब है उस केस को चलाएगा नहीं। क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाती है। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि अपील से डायरेक्ट सर किधर चला गया, कि कंप्लेंट या कॉग्निजेंस। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस खुद कंप्लेनेंट बनती है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद जो है कॉग्निजेंस लेता है। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है, तो जब अक्विटल हो जाता है, अब क्योंकि कंप्लेनेंट तो स्टेट है तो अब अक्विट हो गया, तो अब कोई बंदा कंप्लेंट है नहीं जो अपील करे कि भाई इसको अक्विट नहीं करो जो अक्यूज है। इन सिचुएशन में स्टेट खुद ही आती है आगे, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जो भी सूबा होता है, सिंध की जो सिंध गवर्नमेंट है, जो पंजाब की पंजाब गवर्नमेंट, और केपी की केपी के, और बलूचिस्तान की बलूचिस्तान। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, सरकारी वकील, तो उसको जो है डायरेक्शन देती है कि भाई तुम अपील करो हाई कोर्ट में, जो भी आर्डर है अक्विटल का किसी भी कोर्ट ने पास किया है अदर देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से छोड़कर किसी और कोर्ट ने अगर अक्विटल का आर्डर पास किया है तो उसके खिलाफ अपील करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन दे सकती है। और कौन से सेक्शन के अंडर ये डायरेक्शन दे सकती है? सेक्शन 417 वन जो है आप सीआरपीसी 417 का एक जो है क्लास 1 ऑफ सीआरपीसी में ये पावर दिया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर करे कि भाई तुम जाके अपील फाइल करो। और कौन सी सिचुएशन मैंने आपको बता दी, ये पुलिस अगर कंप्लेनेंट बनती है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ बनता है, या कोई ऐसी सिचुएशन नॉर्मल अगर सिचुएशन है तो उन सिचुएशन में भी स्टेट बन सकती है। आपने देखा होगा जो भी हम केस जो है ड्राफ्ट करते हैं उसमें हम स्टेट को पार्टी जरूर बनाते हैं, भले उसमें कंप्लेनेंट हो या ना हो। अगर हो तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं हो फिर भी हम स्टेट को पार्टी बना देंगे। कंप्लेनेंट का तो नाम ही नहीं होता, एफआईआर के अलावा कॉलम जो होता है उसमें कॉलम नंबर जो भी होता है रिलेटेड कंसर्न एफआईआर में होता है, और चालान में कंप्लेनेंट का नाम होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई केस जो होता है उसमें अनटिल एंड अनलेस कैंसिलेशन ऑफ बेल होती है तो उसमें कंप्लेनेंट आता है, क्योंकि उसके जो खिलाफ उसकी जो भी रिलीफ होता है उसके खिलाफ आर्डर निकला होता है, तो इस सिचुएशन में वो आता है। बाकी किसी किस्म में हम नहीं देते। आपने देखा होगा एक तो अक्यूज का नाम होगा, उसके बाद वर्सेस स्टेट रिस्पोंडेंट बना देते हैं। तो इस वजह से स्टेट हर केस में मुदाखलत करती है, तो अपील में भी कर सकती है। और अपील में कौन से सेक्शन में कर सकती है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, 417 एक सीआरपीसी। क्योंकि 417 अक्विटल अपील से रिलेटेड है, तो 417 के अंडर क्लासेस हैं, एक क्लास में ये स्टेट अपील भी मेंशन की हुई है। उधर किसी किस्म का नाम लिखा नहीं हुआ स्टेट अपील, लेकिन प्रैक्टिस में हम इसको नॉर्मली बोल सकते हैं कि भाई ये स्टेट अपील है, कि भाई इसने स्टेट ने इसको फाइल किया हुआ है। नॉर्मली अपील है लेकिन इसको प्रैक्टिस में हमारे यहाँ जो है स्टेट अपील बोला जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा एक लिमिटेशन होती है अपील की, तो इस अपील की भी एक लिमिटेशन है। हर अपील की अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे मर्डर की पहले 7 दिन थी, फिर उसके बाद जो है 30 दिन की गई थी, एक आर्डर निकाला था। तो अब इसकी क्या है लिमिटेशन? इसकी लिमिटेशन है 6 महीने, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अक्विटल। मतलब जिस दिन अक्विटल का ऑर्डर निकला उस दिन से लेकर 6 महीने तक आप जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो स्टेट अपील कर सकती है फाइल थ्रू दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये होती है लिमिटेशन टाइम। अच्छा, इसको मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ। मैं जब प्रैक्टिस में गया था तो एक हमारे यहाँ क्या था कि ड्राफ्टिंग में जब शुरू शुरू में गया था
तो क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा था तो मुझे इतनी मालूमात नहीं थी, तो मैंने लिमिटेशन मेंशन नहीं किया था अपील में। मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। हालांकि यार मेंशन करना है कि भाई क्योंकि ये बार नहीं है, अगर वो बार है तो आपको लिखना है कि भाई ये लिमिटेशन पीरियड से बार नहीं है, लिहाजा इसको ये जो है, अगर बार्ड है तो आपको रीजनिंग देनी है। तो उसमें जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाई कोर्ट में एक होता है रजिस्ट्रार, सॉरी, रजिस्ट्रार होता है। पहले रजिस्ट्रार अपील देखता है, या कोई भी आप एप्लीकेशन अगर हाई कोर्ट में फाइल करते हो तो रजिस्ट्रार उसको सारा कंफर्म करता है। उसके बाद वो जो है जस्टिस के सामने आती है, वो जो भी कंसर्न जस्टिस होता है तो वो उसके सामने चलती है। अच्छा, रजिस्ट्रार ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी अपील में डॉक्ट्राइन ऑफ लेशिस नहीं लिखा हुआ। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेशिस क्या है, इसको मैं सिंपल लफ्ज में बता दूं। डॉक्ट्राइन ऑफ लेशिस का मतलब है लिमिटेशन। सिंपल, कि भाई अगर तुम्हारी अपील लिमिटेशन में आ रही है कि तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आ रही तो उसकी रीजनिंग दो कि नहीं आ रही, तुमने लेट क्यों की। मतलब अगर 6 महीने के अंदर तुम्हें अपील करनी थी तो तुमने 6 महीने के बाद क्यों की, वजह बताओ। अगर रीजनिंग सही हुई तो जज अलो कर देगा। अगर मतलब कि मैं कहूँ कि भाई मैं बीमार था हॉस्पिटल में, मुझे टांगों में गोली लगी थी, ये सारा कुछ, और मैं उसका मेडिकल दिखा दूं, मैं 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट था, इस वजह से मैं अपील नहीं कर सका, या कोई और जो भी आपको रीजन हो और रीजनेबल काज हो, तो उस सिचुएशन में जो है वो हो सकता है। तो अगर लिमिटेशन पीरियड 6 महीने गुजर गया हो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वजह बतानी होगी। और वजह ऐसी बतानी होगी कि जज को वाकई लगे कि हाँ भाई इसने जो है जे 6 महीने में नहीं किया तो इसका इसमें किसी किस्म का कसूर नहीं है। अगर आप ऐसे ही सोए हो घर में और वो आप रीजनिंग दे रहे हो कि भाई मुझे जो है नींद में था इस वजह से मैं नहीं कर पाया, तो फिर तो आपकी अपील उधर ही डिसमिस हो जाएगी। तो ऐसे एक कोटेशन भी होता है, लॉ इज फॉर विजिलेंट। लॉ इज फॉर विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है जो चुस्त हो, जो एक्टिव हो उसके लिए। एंड नॉट फॉर इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब जो नींद में पड़ा हो सारा दिन, उसको पता ही ना हो, आंखें उसकी बंद हो। तो ला उसके लिए जिसकी आंखें खुली हैं, तो अपील भी उसके लिए जिसकी आंखें खुली हैं। जो नींद में पड़ा है उसके लिए अपील नहीं है। तो लिमिटेशन पीरियड, ये इसका कॉन्सेप्ट है। उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें आपके साथ मैंने शेयर की। आई होप कि आप ये लिमिटेशन भी समझ गए होंगे अपील में, क्योंकि ये जरूरी होता है। तो इस वजह से मैंने इधर कवर करा लिया। तो ये इसकी लिमिटेशन क्या है, 6 महीने है। जब आर्डर ऑफ अक्विटल निकलता है उसके बाद जो भी 6 महीने हैं उसके अंदर आपको ये अपील करनी है, ये स्टेट अपील। अब दूसरी हम पढ़ेंगे कोटल अपील का दूसरा टाइप, उधर अपना जो है लिमिटेशन होगा। स्टेट अपील का ये है, तो इसको आप जरा कंसीडर जरूर कीजिएगा। अच्छा, ये कहाँ लिखी हुई है चीज, ये लिखी हुई है आर्टिकल 157 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अमूमन क्या होता है, जो भी लिमिटेशन किसी भी अपील की किसी भी चीज की होती है, वो लिमिटेशन एक्ट 1908 का, 1908 में ये पास हुआ था। उसमें जो सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई इस सिचुएशन में कितनी होगी, सिविल में भी लिखी है, क्रिमिनल भी, सारी चीजें उधर लिखी हुई है। तो ये आर्टिकल 157 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है स्टेट अपील के लिए कि भाई 6 महीने इसकी लिमिटेशन है। तो ये उसका उधर लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये आपका समझ आ गया होगा कि स्टेट अगर अपील करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर किसी किस्म की प्राइवेट कंप्लेंट होती है, जैसे डायरेक्ट कंप्लेंट हो गई अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, तो इस सिचुएशन में आर्डर आ जाता है अक्विटल का, तो उसकी अपील कैसे होगी, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो जो प्राइवेट कंप्लेंट होगी, इस सिचुएशन में अगर ऑर्डर ऑफ अक्विटल पास हो गया है कंप्लेंट के बिहाफ पे, तो हाई कोर्ट को अगर कंप्लेनेंट एप्लीकेशन देता है कि भाई मुझे लीव टू अपील दो, और अगर लीव टू अपील अलो हो जाती है तो कंप्लेनेंट अपील दे सकता है। अच्छा, आप इधर नया लफ्ज सुन रहे होंगे, लीव टू अपील। अच्छा, ये लीव टू अपील क्यों। अच्छा, जो कंप्लेनेंट होता है, क्योंकि अब उसको जो वो रेमेडी मांग रहा था कि भाई ये फलाना अक्यूज है, इसको जो है सजा दो, लेकिन कोर्ट ने सजा नहीं दी। इस बिहाफ पे अब उसको अपील का राइट नहीं दिया गया, लीव टू अपील का राइट दिया गया है। अब क्यों दिया गया है इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, पहले तो हम डायरेक्ट कंप्लेंट देखे करते हैं तब फाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रेमेडी है एफआईआर की। अगर हम एफआईआर की रेमेडी नहीं ले रहे, डायरेक्ट कंप्लेंट की ले रहे हैं तो ले सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि एफआईआर जब हमारी नहीं काटी जाती तो हमारे पास दो रेमेडीज होती है, 22A की रेमेडी होती है, दूसरी डायरेक्ट कंप्लेंट की होती है। तो इन केस में अगर एफआईआर नहीं हो रही तो पुलिस को, एफआईआर क्यों नहीं हो रही, तो पुलिस को लग रहा है कि भाई ये साफे से नहीं हुआ, ये जो है झूठी बात कर रहा है। तो इन सिचुएशन में जज को ये लगता है। तो और उसके बाद डायरेक्ट कंप्लेंट जब आएगी उसके बाद जज वो सुनेगा, और जज भी जो है क्या कर देता है। अच्छा, ये क्या हो गया, जूम हो गया। अच्छा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट
अब उसको जो है अक्विट कर देता है, डायरेक्ट कंप्लेंट के खिलाफ उसका ऑर्डर दे देता है। जो कंप्लेनेंट ने किया था कि भाई फिलाने अक्यूज को सजा दो, लेकिन जज ने क्या कर दिया, अब अक्विट कर दिया। अब क्या हुआ, 2 बार इसकी बात गलत साबित हुई। इन सिचुएशन में अब अपील का राइट देंगे तो क्या होगा, कोर्ट का टाइम जाया होगा। आप देख रहे हैं इधर कि एफआईआर में हमारे पास अपील है, प्राइवेट कंप्लेंट में हमारे पास अपील का राइट नहीं। अपील का राइट एक प्रोसीजर के थ्रू है, डायरेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीव टू अपील फाइल करेंगे हाईकोर्ट में कि भाई मुझे अपील के लिए राइट दिया जाए। जैसे लीव टू डिफेंड होती है, हम पढ़ेंगे सिविल केस में लीव टू अपील का भी फॉर्मेट सेम होता है। तो हम उधर लीव टू डिफेंड जब आप कवर कर लेंगे तो उधर लीव टू अपील भी फॉर्मेट सेम ही होता है। तो आप उधर इस वजह से हम इधर नहीं पढ़ रहे, तो नहीं 2 बार पढ़ लेंगे तो ज्यादा टाइम इधर ही चला जाएगा। तो जब हम सिविल में चलेंगे तो उधर लीव टू अपील होती है कुछ केसेस में, समरी सूट जो होता है, तो उधर हम देख लेंगे इसको। तो आज जो हम सिर्फ अपील देखेंगे। तो जो लीव टू अपील है, पहले हम क्या करेंगे, लीव टू अपील लेंगे हाई कोर्ट में, जो भी डायरेक्ट कंप्लेंट का जो केस होगा, पहले हम लेंगे लीव टू अपील। अगर लीव टू अपील अलो हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपील फाइल कर सकते हैं। अगर वो रिजेक्ट हो गई फिर उसके बाद हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, फिर हम घर जाके बैठ जाएं। क्योंकि जो लीव टू अपील रिजेक्ट होगी तो जज ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, जज को रीजनिंग देनी होती है। हमने जब देखी थी जजमेंट, यहाँ आर्डर हमने आपके साथ शेयर किया था, तो आपने देखा था पहले तो वो जज अपनी चार्ज फ्रेम दिखाता है, उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स बताता है, फाइंडिंग्स के बाद रीजनिंग देता है कि मैंने पॉइंट नंबर 1 की ये फाइंडिंग्स क्यों दी, पॉइंट नंबर 2 की मैंने ये फाइंडिंग्स क्यों दी। तो उसको रीजनिंग देनी होती है, ऐसे ही वो मतलब कि हवा में बात नहीं कर सकता। इस वजह से उसको बोलते हैं कि भाई जज जो है जुडिशल माइंड यूज करता है। तो जुडिशल माइंड आम आदमी से अलग होता है, आम आदमी की तरह नहीं होता। इस वजह से हम ये लीव टू अपील का ये सारा प्रोसीजर है। उसके बाद अलो हो गई तो आप अपील कर सकते हैं। अगर अलो नहीं हो गई, डिसअलो हो गई या रिजेक्ट हो गई, तो पर अपील का किसी किस्म का ग्राउंड नहीं है। ये चीज लिखी हुई है 417 क्लास 2 ऑफ सीआरपीसी। अब 417 अक्विटल की जो भी चीजें होगी 417 में होगी, क्लासेस सिर्फ चेंज होंगे। स्टेट अपील जो है 417 क्लास 1, और प्राइवेट कंप्लेंट की अपील, प्राइवेट कंप्लेंट में अगर अक्विटल ऑर्डर आ गया उसकी अपील करनी है तो 417 2। अच्छा, इसकी लिमिटेशन कितनी है, इसकी लिमिटेशन है 60 दिन, 60 डेज। आप ये देख सकते हैं कि स्टेट को कितना रिलीफ दिया गया है। प्रीवियस जो हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में, उसमें स्टेट अगर अपील करना चाहती है तो उसके लिए कितने डेज दिए गए, उसके लिए 6 महीने। अब ये 6 महीने कितना ज्यादा टाइम है, आप समझ सकते हैं। इसको कितने 60 दिन, 60 दिन का सिंपली हम 2 महीने इसको बोल सकते हैं। तो इसको दिए गए 2 महीने और स्टेट को दिए गए 6 महीने। तो हमें आपको ये आप ये समझ सकते हैं कि इधर क्या है, कोर्ट में स्टेट को ज्यादा जो है प्रेफरेंस दी गई है। जो प्राइवेट बंदा है उसको इतनी जो है प्रेफरेंस नहीं दी गई। तो आप इधर से समझ सकते हैं, जो निकोलो मैकियावेली होता है कि अपने बुक में बोलता है द प्रिंस में कि भाई जो जुल्म करना होता है वो स्टेट का राइट होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेट क्या कर रही है, खुद को ज्यादा टाइम दे रही है और प्राइवेट बंदे को कम टाइम दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से दोनों को बराबर टाइम देना चाहिए। ऐसे अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होगी तो अब सही नहीं लग रही। आप भी अपना जो है माइंड यूज करके समझ सकते हैं कि एक तो इसको ज्यादा टाइम दिया गया है, शायद 3 महीने समझ सकते हैं ये, मतलब अ, 3 गुना, 2 का जो है 3 गुना कितना हुआ, 6 हुआ। तो इतना ज्यादा टाइम तो मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन या ग्राउंड पे देना मुझे सही नहीं लग रहा। बहरहाल दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इनको इलेक्ट किया हुआ है। तो स्टेट का टाइम ज्यादा है और प्राइवेट बंदे का टाइम ये 2 महीने। अच्छा, ये जो लिमिटेशन पीरियड है ये किधर लिखा हुआ है, ये 417 क्लास 3 ऑफ सीआरपीसी में। ये लिमिटेशन एक्ट में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। मैंने उतना नहीं पढ़ा लिमिटेशन एक्ट, क्योंकि मुझे इसका लिमिटेशन पीरियड इधर ही मिल गया है 417 3 में। तो इस वजह से मैंने ज्यादा टच ही नहीं किया लिमिटेशन एक्ट। आप उधर जाएंगे लिमिटेशन एक्ट 1908 में तो उधर आपको मिल जाएगी। तो ये थी प्राइवेट कंप्लेंट की अपील। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर प्राइवेट कंप्लेंट ना हो, एफआईआर की हो, तो एफआईआर की क्या प्रोसीजर है। तो एफआईआर में अगर किसी बंदे को अक्विटल हो जाता है अदर देन हाई कोर्ट से अलावा किसी दूसरी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है अक्विटल का, तो 30 डेज के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट सच ऑर्डर। ये 417 क्लास 2A ऑफ सीआरपीसी में लिखा हुआ है। इसकी जो लिमिटेशन है वो कितनी है, थोड़ी तीन नहीं, 30 दिन फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अक्विटल। तो एफआईआर के अगर सिनेरियो में किसी बंदे का अक्विटल हो जाता है तो उसकी अगर आपको अपील करनी है तो आपके पास कितना टाइम है, 30 दिन।
मतलब ये टाइम और ही कम होता जा रहा है। पहले कितना था स्टेट को था 6 महीने, फिर उसके बाद 2 महीने प्राइवेट कंप्लेंट में, एफआईआर में 30 दिन। बहरहाल ये जो ये टाइम थे फिक्स किया गया है तो हमको ये फॉलो करना है। तो 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी है अगर ऐसा एफआईआर वाला सिनारियो है। सिनारियो टू सिनारियो अपना लिमिटेशन चेंज होता है। तो आपको ये लिमिटेशन एक्ट भी देख सकते हैं यहाँ, उस सेक्शन से बराबर में ही उधर लिखा होता है। तो ये भी उधर ही बराबर में लिखा हुआ था। तो चलते हैं हम, दूसरी चीज हम देखते हैं ड्राफ्टिंग से जो ये एक्विटल अपील की ड्राफ्टिंग से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। जो हम इधर इसको ड्राफ्ट करेंगे अपील के साथ, तो इस वजह से पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर अपील हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, हम एक एप्लीकेशन देते हैं एक्विटल, अपील अगेंस्ट एक्विटल के साथ साथ, कि भाई अक्यूज को अरेस्ट किया जाए एक्विटल अपील में। अच्छा, वो कन्विक्शन अपील में क्या कर रहे थे कि भाई बेल दी जाए, क्योंकि उसको सजा आ गई है। हमने पढ़ा ना कन्विक्शन में कि भाई बंदे को कन्विक्शन आ गई, तो उसके लिए हम 426 में जा रहे थे। 426 में क्या मांग रहे थे कोर्ट से, बेल मांग रहे थे कोर्ट से। तो उधर क्योंकि बंदे को क्या आई थी, सजा आई थी। तो इस वजह से हम क्या मांग रहे थे, बेल मांग रहे थे। लेकिन इधर क्या है, वो अक्विट हो गया है। तो इधर हम क्या मांगेंगे कि भाई अक्यूज को क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए। और कौन से सेक्शन के अंडर, 427 के अंदर एक एप्लीकेशन हम ड्राफ्ट करेंगे, उसके अंडर जो है हम ये कहेंगे बात। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। 427 सेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना सीखते हैं। ये किधर चला गया। अच्छा, ये 427 हम आ रहे थे, ये 417। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये अरेस्ट ऑफ अक्यूज इन केस ऑफ अक्विटल अपील, जब आप अक्विटल अपील करेंगे फाइल, तो उसके साथ साथ अरेस्ट ऑफ अक्यूज की एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे। जब हम कन्विक्शन की जा रहे थे तो उधर बेल की एक एप्लीकेशन दे रहे थे उसके साथ। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, अरेस्ट की देंगे। तो वो 427 के अंडर जो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे, तो 427 सेक्शन हमें पता होना लाजमी है। तो इस वजह से वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। उधर क्या लिखा हुआ है कि वेन एन अपील इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 411 ए सबसेक्शन 2 और 417, द हाई कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ डायरेक्ट इन डेट द अक्यूज बी अरेस्टेड। जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया जाए, उसको कोर्ट के सामने लाया जाए और उसको प्रिजन में रखा जाए जब तक वो अपील चल रही है, या उसको कस्टडी में लाके उसको बेल दे दे, उसकी मर्जी है कोर्ट की। तो ये आप समझ गए होंगे कि भाई हम ये एप्लीकेशन देते हैं कि भाई उस अक्यूज को कोर्ट में लाया जाए। फिर कोर्ट की मर्जी है कि उसको जो है ज्यादा कस्टडी में रखे, जेल में रखे, प्रिजन में रखे, या उसको जो है बेल दे दे। वो जो है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। अच्छा, इधर जो एक तो 417 में अक्विटल अपील होती है, 411 ए के सबसेक्शन 2 में भी अक्विटल के रिलेटेड ही ये सेक्शन है। तो इस वजह से ये दोनों मेंशन किए गए इधर 427 सीआरपीसी में। तो 427 सीआरपीसी में क्या आता है, अक्विटल अपील में अक्यूज को अरेस्ट हम करवाते हैं। हम किस जो है, क्योंकि अक्विटल अपील में हम किसकी साइड में होते हैं, कंप्लेनेंट की साइड में। तो इस वजह से कंप्लेनेंट क्या चाहेगा कि भाई अक्यूज को अरेस्ट किया जाए, अक्विट हो गया है तो उसको अरेस्ट किया जाए। हमारी यही जो है बात होगी कोर्ट में सारी कुछ इस पे। उसके बाद हम अक्विटल अपील देखते हैं कैसे ड्राफ्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये जो अरेस्ट ऑफ अक्यूज की जो एप्लीकेशन होती है, वो हम देखते हैं कि वो कैसे ड्राफ्ट करते हैं। ये केस स्टडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि भाई कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हैदराबाद हैज अक्विटेड द अक्यूज्ड वहीद अंडर सेक्शन 249 ए। हमने पढ़े थे दो सेक्शंस। अक्विटल ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 249 ए कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा। और जो सेशन जज होगा या डीजे जिसको बोलते हैं, वो कौन से सेक्शन के अंडर करता है, 265 के अंडर करता है। तो ये दोनों सेक्शन, क्योंकि इधर मजिस्ट्रेट ने किया है तो हमने वो मजिस्ट्रेट का मेंशन किया हुआ है कि भाई मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, अक्विट किया है 249 एसीआरपीसी में। और जज ऑर्डर की डेट क्या है, 6/8/2024। और अब कंप्लेनर क्या करता है, वो चैलेंज करना चाहता है इसकी अक्विटल, और उसको जो है कस्टडी में लाना चाहता है। जो भी अक्यूज है, मतलब कस्टडी में, मतलब कि उसको पुलिस की जो भी कस्टडी होती है, जुडिशल या जो होती है फिजिकल, वो जो भी जज की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। तो अब हमारे पास आया है कंप्लेनेंट कि भाई वहीद को अक्विट किया गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई अक्विटल अपील में फाइल करना चाहता हूँ। तो हम चलते हैं अपने जो कंप्लेनेंट के बिहाफ पे,
अक्विटल अपील ड्राफ्ट करते हैं। इन दी ऑनरेबल कोर्ट ऑफ सिंध सर्किट कोर्ट हैदराबाद, टाइटल हमने दिया हुआ है। अब क्योंकि क्रिमिनल केस की अपील है तो हम क्रिमिनल अपील लिखेंगे इधर। इसको मैं ज्यादा जूम कर दूं या इतना सही है? काइंडली कोई बता दे चेक बॉक्स में। ये सही रहेगा। इसके ज्यादा जूम करूंगा तो फिर वो दूसरा फोल्डर भी आ जाएगा सामने। बहरहाल इतना सही है मेरे हिसाब से। तो इधर हमारा जो अपीलेंट है वही कंप्लेनेंट है। कन्विक्शन अपील में कौन था? अपीलेंट स्लेश अक्यूज था, क्योंकि वो अक्यूज उधर अपीलेंट था। इधर अपीलेंट कौन है? इधर अपीलेंट जो है कंप्लेनेंट है। तो हम लिखेंगे कि भाई ये प्रीवियस जो ट्रायल कोर्ट का केस था उसमें कंप्लेनेंट है और इस अपील में अपीलेंट है। तो इस वजह से हमने दोनों टाइटल दिए हुए हैं। और जो भी असलम होगा फर्स्ट, ये क्योंकि इंडेक्स है, तो इंडेक्स में हम इसकी ज्यादा डिटेल्स लिखेंगे नहीं। तो इस वजह से हमें इसको शार्ट ही दिया गया है। उसके बाद जो अपील का पहला पेज होगा उधर हम इसकी सारी डिटेल्स देंगे। उसके बाद हम स्टेट को पार्टी बनाते हैं, जैसे एज यूजुअली जो भी कस्टम होता है हमारा, और रिस्पॉन्डर बना के, ठीक है। ये इंडेक्स बनाते हैं जैसे कन्विक्शन अपील का था। जो भी आप अपील फाइल करेंगे, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, आपको इंडेक्स बनाना लाजमी है। लाजमी इस हिसाब से है, बिना इंडेक्स के भी हो जाती है, मसला नहीं। लेकिन अब क्योंकि ये अपील है तो अपील में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा रहे हैं, तो एक जो इंडेक्स आप बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अमूमन बनाना लाजमी है। आपके पास अगर फॉर्मेट पड़ा है तो फिर तो आपको नाम चेंज करने, ये बॉक्स तो आपको फिर एक बार बनाना होता है। उसके बाद जो है, आप ये यूट्यूब से देख सकते हैं कि ये बॉक्स कैसे बनाते हैं। 2-3 मिनट की वीडियो में आप समझ जाएंगे। तो ये आप एक बार बना ले, उसके बाद तो आपको सिर्फ ये इधर नाम चेंज करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब क्योंकि इधर अपील अगेंस्ट अक्विटल है, तो वो हमने लिखा हुआ है कि उसका मेमो, उसके साथ साथ एफिडेविट, फिर 427 की एप्लीकेशन। 427 की एप्लीकेशन कौन सी? कि भाई अक्यूज को अरेस्ट किया जाए। उसके बाद सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ जजमेंट जिसके खिलाफ हम अपील कर रहे हैं। अच्छा, एक और एप्लीकेशन इधर होगी, एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन। मैंने इधर मेंशन नहीं की हुई, लेकिन इधर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि कुछ जो होती है अपील्स में हमारे पास सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज नहीं मिल सकी। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास जो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते, लेकिन आप फिर भी अपील करना चाहते हैं। तो इन सिचुएशन में आप एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन। तो वो एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, वो इस एप्लीकेशन की लास्ट में वो एप्लीकेशन हमने इधर मेंशन की हुई है, तो उधर हम देख लेते हैं। और आपको इधर वो मेंशन करनी है। मैं इधर जो है मेंशन नहीं कर सका, मैं कर दूंगा जब आपको शेयर करूंगा, तो उधर मैं एडिट करके ये मेंशन कर दूंगा। उसके बाद हम वकालतनामा जो भी होता है वकील का, वो बना के वो भी, उसके भी पेज नंबर और एनेक्सर जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हैं। तो ये था इंडेक्स। उसके बाद जो है अपील का अपना असली शुरू होता है, जो होता है पेज नंबर 1। टाइटल हमने दिया हुआ है, जो भी हाई कोर्ट होगी वो टाइटल क्रिमिनल अपील, और जो अपीलांट होगा और जो कंप्लेनर उसकी जो सारी डिटेल्स। उसके बाद स्टेट उसको रिस्पोंडेंट पार्टी बनाएंगे, और टाइटल क्या होगा एप्लीकेशन का? क्रिमिनल अपील अगेंस्ट अक्विटल अंडर सेक्शन 417 सीआरपी। तो आप ये पढ़ सकते हैं। हम इधर इधर क्या मेंशन किया हुआ है, जैसे कन्विक्शन अपील में गए थे कि भाई ये सारा कुछ इस आर्डर से हम जो डिससेटिस्फाइड हुए। क्यों डिससेटिस्फाइड? फिलहाल ने ये जो लैंड ट्रायल कोर्ट है उसने जो एक्विट किया हुआ है वहीद को, हालांकि उसने क्राइम कमिट किया हुआ है। लिहाजा हम कोर्ट को प्रे करते हैं कि भाई कॉल रिकॉर्ड को कॉल करे, और प्रोसीडिंग्स जो भी चली है उनको कॉल करके ये स्क्रूटनाइज करे, और उसके बाद इस आर्डर को जो सेट असाइड करे, और जो अक्यूज है उसको क्या करे, कन्विक्ट करे। तो ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल्स सारी देते हैं। तो ये सारी कुछ इधर चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको इधर बता दी वॉइस में। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ एफआईआर। इधर मैंने ये मेंशन नहीं किए हुए, कन्विक्शन में मैंने उधर मेंशन किए हुए थे एफआईआर के फैक्ट्स। अब क्योंकि केस टू केस ये डिफरेंट होते हैं, ये एक पेज तक जा सकते हैं, एक पेज से ज्यादा भी जा सकते हैं। आपको मेंशन करनी जो भी एफआईआर के फैक्ट्स हों। एफआईआर टू एफआईआर चेंज होते हैं। अब क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सी चीजें जो है सीख चुके हैं, तो इस वजह से हम आपको सिर्फ अब हिंट, जो भी चीजें हमने पहले पढ़ी हैं तो सिर्फ आपको बताएंगे कि भाई इधर फैक्ट्स ऑफ एफआईआर आपको मेंशन करने हैं। अब वो मेंशन कैसे करते हैं, आप वो कन्विक्शन की अपील उधर देख सकते हैं, उधर हमने मेंशन किए हुए हैं। तो उधर हम देख सकते हैं आप,
तो इस वजह से जो हमने इधर सिर्फ लिखा हुआ है कि आपको एफआईआर के फैक्ट्स लिखने हैं, एफआईआर की जो भी होंगे आपको ट्रांसलेट करने होंगे और इधर मेंशन करने होंगे। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस रिपोर्ट के फैक्ट्स होंगे वो भी आपको ट्रांसलेट करके मेंशन करने हैं। और जो भी जो कॉपीज जो सप्लाई की गई होंगी वो आप इधर मेंशन करेंगे, जो भी सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होगा। अब क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो उसका सेक्शन अलग है, 241A CRPC। कन्विक्शन में हम जो ये सेशन जज का केस था तो उस वजह से हमने दूसरा सेक्शन, जो सेक्शन था मैजिस्ट्रेट सेशन जज का, वो हमने मेंशन किया हुआ था। लेकिन ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल का जो ऑर्डर है तो इस वजह से हम जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल में जो भी सेक्शंस होंगे वो हम मेंशन करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अक्यूज जो है प्लीड नॉट गिल्टी। अब ये क्योंकि प्लीड गिल्टी करेगा तो फिर तो अपील के लिए ग्राउंड ही नहीं बनेगा। तो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से ये तो हर एप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर आप ये कह दें कि भाई द अक्यूज प्लीड गिल्टी, फिर तो अपील का ग्राउंड ही चला गया 412 सीआरपीसी में जो चीज लिखी हुई है। एक दो एक्सेप्शन हैं लेकिन वो इतनी प्रैक्टिस में आती नहीं है। लेकिन नॉर्मली इस जो प्लीड गिल्टी होती है उसकी अपील होती नहीं, तो इस वजह से ये ग्राउंड तो लाजमी होता है अपील अगर आप कर रहे हो। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जो भी इश्यूज फ्रेम किए हुए हैं, प्रीवियस केस स्टडी में भी हमने यही लिखे थे। तो ये जो है जो भी चार्ज फ्रेम है, सॉरी, इश्यूज जो होते हैं वो सिविल केस में होते हैं, क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम होती है। तो ये हमने चार्ज फ्रेम इधर लिखी हुई है कि भाई वेदर और आर की सिचुएशन में होती है, कि भाई वेदर इसने कमिट किया है कि नहीं। तो ये सारा कुछ इसका ऐसा जो होता है प्रोसीजर होता है। उसके बाद लास्ट वाला जो चार्ज फ्रेम होता है वो ये होता है कि जजमेंट क्या होनी चाहिए, अक्विट करना चाहिए, कन्विक्शन करनी चाहिए। प्रीवियस पॉइंट्स को फाइंडिंग आउट करने के बाद आपको जजमेंट भी बतानी होती है जज को कि भाई हमें जजमेंट क्या दे रहा हूँ। उसके बाद हमने लिखा हुआ है कि भाई चार्ज फ्रेम करने के बाद अक्यूज अरशद ने एक एप्लीकेशन फाइल की। अच्छा, उसने एप्लीकेशन फाइल की 249A CRPC। तो हमने ये एप्लीकेशन पढ़ी है, आपने असाइनमेंट्स भी सबमिट कराई थी, तो कोई बता सकता है मुझे कि 249A में कौन सी एप्लीकेशन होती है? कैन एनीवन टेल मी इन द चेक बॉक्स, in under section 249A CRPC which application is filed in the court? अच्छा, मोहम्मद अवैस ने बताया हुआ है डिस्क्रिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट अक्विट। जी बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि अक्विटल की हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं और ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट या एमजे आपने में लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट जुडिशल, ठीक है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। एग्जैक्टली आपका बिल्कुल जवाब सही है, एंड वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम यू मोहम्मद अवेस, काइंडली कीप इट अप। अच्छा, ये 249A में जो होती है हम अक्विटल की जो ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि भाई क्योंकि ये केस इतना मजबूत है ही नहीं, और हमारे जो अक्यूज है उसका टाइम जया हो रहा है और कोर्ट का भी टाइम जया हुआ है। हमने पढ़ा था उधर ग्राउंड्स भी दिए थे बहुत सारे। तो वो अपील टू जो एप्लीकेशन होती है, सॉरी, वो 249A में फाइल करते हैं। तो इधर हमने ग्राउंड दिया है केस स्टडी में कि भाई चार्ज फ्रेम के बाद अरशद ने क्या किया। अरशद ने वो अक्विटल की जो एप्लीकेशन फाइल की और लर्न ट्रायल कोर्ट ने उसको जो एक्सेप्ट कर दिया और उसको अक्विट कर दिया। अच्छा, मैंने इधर अक्यूज ए के उधर अक्यूज वही, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। तो ये अक्यूज जो है वही, तो उसने एप्लीकेशन फाइल की थी कोर्ट में। अब 249A में अक्विटल की और कोर्ट ने उसको जो अलो कर दिया था। 249A ओमिटेड है, लेट मी सी। आप शायद एप्लीकेशन से चेक कर रहे होंगे। ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत सी चीजें जो होती है गलत बताती है। अब मेरे सामने सीआरपीसी पड़ा है, उधर 249A में क्या लिखा हुआ है मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। उधर लिखा हुआ है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू अक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। हाँ, मोहम्मद अवेस कह रहा है नो सर नॉट ओमिटेड। जी बिल्कुल, ये ओमिटेड नहीं है। अच्छा बख्तरी, जो आप बात कर रहे हैं शायद आप एप्लीकेशन से देख रहे हैं, क्योंकि सीआरपीसी मेरे पास डायरेक्ट पड़ा हुआ है सामने।
तो उधर ये चीज नहीं लिखे। अच्छा, ये जो एप्लीकेशंस आजकल आ रही हैं प्ले स्टोर पे, इनसे काइंडली गरेज करें, ये बहुत सी चीजें गलत बता देती हैं। पहले भी एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, उसने पूछा था कि सर जो इलीगल डिटेंशन वाली हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन में जो सीआरपीसी की जो ऐप है उधर तो सिर्फ हाई कोर्ट मेंशन हुआ है, तो आपने जो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज का बताया है, तो वो तो उधर मेंशन ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको बेयर एक्ट मेरे पास पड़ा था, तो उधर उसकी मैंने पिक्चर निकाल के उसको सेंड की थी कि ये देखो इधर मेंशन किया हुआ है बेयर एक्ट में कि भाई डीजे भी कर सकता है, और हाई कोर्ट वालों ने खुद डेलीगेट किया हुआ है। तो काइंडली जो भी है बेयर एक्ट को फॉलो करें। ये जो एप्लीकेशन हैं बहुत सी चीजें गलत बता देती हैं। पहले मैं 22 से भी पढ़ रहा था, रिपीट कर रहा था इससे ही, तो उधर एप्लीकेशन में 22A 1 2 3 के साथ 5 तक था, 6 नहीं था। अब मैं बहुत परेशान हो गया कि भाई ये कैसे हो गया, मैं तो पहले पढ़ी थी 6, मैंने याद किया था, वो 6 किधर है। तो फिर तो मैं परेशान हो गया। उसके बाद मैंने जब बेयर एक्ट खोला तो उधर 6 मेंशन हुआ था, 22A में जो है 6 जो है कला दे। तो उधर मैं समझ गया कि ये जो एप्लीकेशन है, उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दी एप्लीकेशन। तो आप भी डिलीट कर दें इसको। अच्छा, कोस्टर बीबी ने पूछा है सर ये फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा एप्लीकेशन का, तो काइंडली स्पेसिफाई करें कि आप कौन सी एप्लीकेशन की बात कर। अच्छा, ये सीआरपीसी की या ये जो ड्राफ्टिंग की है, तो इसको थोड़ी स्पेसिफाई करें। अच्छा, वक्त कह रहा है मेरे पास बुक है, मेरे पास भी बुक पड़ी है, लेकिन आप देख सकते या तो आप अच्छी तरह देखें, ये ओमिटेड नहीं है सेक्शन। अच्छा, ये कोसर बीबी ने पूछा है कि फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा। अच्छा, एक तो हम जो है आपके साथ शेयर करते हैं, उसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा चीजें सब एप्लीकेशन के, तो बुक्स आते हैं मार्केट में, तो मैं आपके साथ एक शेयर कर दूंगा ग्रुप में फोटो। एक बुक आया है, ग्रीन कलर का आता है, उसमें तकरीबन जो ड्राफ्टिंग के जो है मेंशन किए हुए हैं, तो आप वो बुक्स ले सकती हैं, 2-3 हज़ार का वो आता है। तो वो आप लेंगे तो उधर फॉर्मेट सारे मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, चलते हैं हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कि भाई इधर हमने लिखा है कि उसने क्या किया है, अक्विटल का एप्लीकेशन फाइल किया है, उसके बाद जज ने क्या किया, उसकी अक्विटल की एप्लीकेशन अलो कर दी, और उसको क्या कर दिया, उसको अक्विट कर दिया। अब हम उससे क्या हो गए, डिससेटिस्फाइड हो गए, एग्रीड हो गए कि भाई इसको अक्विट नहीं करना चाहिए था। तो अब ये अपील हमने ये प्रेफर की है। अच्छा, क्वेश्चन भी मैंने पूछा है कि शॉर्ट फॉर्म में हम आपसे शेयर करते हैं जो भी हमारे मॉड्यूल में है। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो गूगल पे भी कई मिल जाती हैं चीजें फॉर्मेट। बाकी जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, तो आप जो जो केस चलाएंगे तो आपको फॉर्मेट आपको उधर ही मिल जाएंगे। कोर्ट से भी मिल सकते हैं आपको शॉर्ट फॉर्म में, जो उधर बैठे होते हैं टाइपिंग मास्टर्स, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर वो करना चाहें। अमूमन नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी रोजी रोटी होती है ना, फिर वो कहते हैं कि भाई अगर मैं शेयर कर दूंगा फिर मेरे पास कोई आएगा नहीं। लेकिन अगर कोई जान पहचान वाला हुआ तो आपके साथ शेयर कर सकता है। बाकी ये हम तकरीबन चीजें कवर करा रहे हैं आपको। एक दो चीजें रह भी गई तो वो आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, गूगल से या किसी आप सीनियर एडवोकेट से भी आप वो ले सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह अमूमन हम आपको चीजें कवर कराएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग हो गई तो आप वो खुद ही ले सकते हैं। बहरहाल हम ग्राउंड्स की तरफ चलते हैं। ये तो फैक्ट्स हो गए। उसके बाद जो ग्राउंड्स हम जैसे कन्विक्शन में दे रहे थे कि भाई ये जो ट्रायल कोर्ट है इसने केस सही नहीं चलाया, इसको कन्विक्शन दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसने ऑफेंस नहीं किया हुआ। अब इधर हम क्योंकि अक्विटल के खिलाफ आए, तो इधर हमारे ग्राउंड्स क्या होंगे कि भाई ट्रायल कोर्ट ने केस सही नहीं चलाया, अक्विट कर दिया है, सीधा साधा उसने ऑफेंस कमिट किया है, उसको अक्विट करने का कोई ग्राउंड ही नहीं है, उसको जो है जेल में डाला जाए, उसको फिर से कन्विक्ट किया जाए। तो ग्राउंड्स हमारे आज के ये होंगे। उसके कैसे बनाएंगे वो आप देखते हैं। भाई ये जजमेंट है, इम्प्यून जजमेंट ऑर्डर लर्न ट्रायल कोर्ट ने जो दिया है वो लॉ के अगेंस्ट है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और ये आईज इन द आईज ऑफ लॉ ये बेड है, इट इज बेड एंड नॉट सस्टेनेबल इन द आईज ऑफ लॉ। अच्छा, ये क्यों है बेड, वो नीचे हम ग्राउंड दे रहे हैं कि भाई लर्न ट्रायल कोर्ट ने क्या किया है, इसने हेस्टी मैनर में जो एक्ट किया है। हेस्टी का मतलब होता है जज्बाती होना। हरी हरी आप सुनते हैं ना, हरी मतलब कि जो है जज्बाती या जल्दबाजी में कोई काम करना। तो कोर्ट ने क्या किया है, जल्दबाजी में काम किया है, एविडेंस ही रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, और ये एविडेंस रिकॉर्ड करने के जो है विदाउट किसी को अक्विट कर देना, ये बेड है इन द आइज ऑफ लॉ। अच्छा, ये प्रोसीजर क्या है
कि ये जो हमने अक्विटल की हमने पढ़ी 249A में, इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट है एट एनी स्टेज अक्विट कर सकती है। अब इसने क्या कर दिया है, कोर्ट ने एविडेंस से पहले चार्ज फ्रेम करके उसको अक्विट कर दिया। उसने एविडेंस ही नहीं सुने। अब एविडेंस सुनती दोनों पार्टीज की, फिर जो क्रास चीफ होता, चीफ क्रास होता, सॉरी, पहले चीफ होता है फिर उसके बाद क्रास होता है, तो वो होता, फिर जो है जज अगर जजमेंट देता अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद, फिर हम कहते हैं कि भाई ये इन्हें प्रोसीजर फॉलो किया। लेकिन क्योंकि 249A में ये एम्पावर्ड है कि एट एनी स्टेज मैजिस्ट्रेट अक्विट कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट ने ये अक्विट किया है, और हम ये ग्राउंड बना रहे हैं कि भाई ऐसे अक्विट कर दिया, एविडेंस ही नहीं सुने और इतनी जल्दबाजी कर दी, ये कानून की नजर में सही बात नहीं है। तो हमने इस वजह से ये ग्राउंड बनाया है। उसके बाद अपीलेंट जो हमारा कंप्लेनेंट है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी वो केस को प्रूव करे, क्योंकि चार्ज फ्रेम करने के बाद उसकी एप्लीकेशन अलो की गई। अगर हमारे एविडेंस सुनते तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती, उसके बाद अगर जजमेंट आती तो फिर हम कहते कि भाई वाकई प्रोसीजर फॉलो हुआ है। लेकिन इसने प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया हुआ, तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, अर्ली स्टेज में जो है ऑर्डर दे दिया है विदाउट टचिंग द मेरिट ऑफ केस। केस को देखा ही नहीं, उसकी मेरिट्स को टच ही नहीं किया, ऐसे ही उसने जजमेंट दी है। तो ये हमने ग्राउंड बनाया। उसके बाद ये जो ऑर्डर है बेस्ड नहीं है मटेरियल एविडेंस पे। अब मटेरियल एविडेंस पे बेस्ड क्यों नहीं है, क्योंकि इसने एविडेंस ही नहीं सुने। एविडेंस सुनती फिर उसके बाद जजमेंट देती तो हम कह सकते थे कि भाई ये एविडेंस के बेस पे जजमेंट है। तो इस वजह से मैंने इधर हमने ग्राउंड क्या बनाया हुआ है कि भाई दिस जजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द मटेरियल एविडेंस। तो ये इस वजह से इसने क्या हुआ है, अपनी जुस्डिक्शन को एक्स्ट्रा वर्जेंट एक्सरसाइज किया हुआ है, मतलब जितनी उसकी जुस्डिक्शन है उससे ज्यादा उसका एक्सरसाइज किया हुआ है लर्न ट्रायल कोर्ट ने। तो ये इससे हम ग्राउंड्स बनाते हैं अक्विटल अपील में। उसके बाद हम ग्राउंड बनाएंगे कि भाई जो भी हमारा अक्यूज है उसने ऑफेंस किया हुआ है, और वो जिस ऑफेंस पे चार्ज है उसको उसको कन्विक्ट किया जाए, और लेकिन ये फैक्ट ट्रायल कोर्ट ने कंसीडर करना ही भूल गई। अक्यूज ने इतना बड़ा ऑफेंस कमिट कर दिया है और ट्रायल कोर्ट ने ये चीज देखे बिना ही उसको अक्विट कर दिया। और जो केस है अपीलेंट का स्लेश अक्यूज कंप्लेनेंट का वो जेन्युइन है, ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड है, और लर्न ट्रायल कोर्ट ने जो है इंसाफ की बालादस्ती नहीं रखी, ऐसे ही जो है फैसला दे दिया। अगर ये अपील जो है अलो नहीं की गई तो इंसाफ जो होगा वो मुहैया नहीं होगा हमें। और ज्यादा जो ग्राउंड्स होंगे, हम जब ये एप्लीकेशन सुनी जाएगी तो विद द काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट हम जो है वो आर्ग्यू करेंगे ज्यादा ग्राउंड्स। तो ये हम इस वजह से मेंशन करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, आपके पास ये ग्राउंड है, इसके साथ दूसरे ग्राउंड भी आपको मिल जाते हैं जब आप क्लाइंट से थोड़ी और ज्यादा बात करते हैं। तो इस वजह से ये ग्राउंड देना लाजमी है। अगर आपने ये ग्राउंड नहीं दिया हुआ तो फिर आप लिमिटेड हो जाएंगे, ये 7 ही ग्राउंड पे आपको आर्ग्यू करना होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, खुद को लिमिट नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये ग्राउंड देके खुद को हम जो है अनलिमिटेड कर देते हैं। जैसे हम प्रेयर में देते थे कि भाई 22 FIR का ऑर्डर जो है करें, डायरेक्शन दें, उसके साथ साथ जो भी आपको सही लगे वो ऑर्डर निकालें, विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट। तो वो हम जैसे ग्राउंड देते हैं, तो वो भी हमें जो अवार्ड किया जाए, तो वो हम इस वजह से देते हैं, हम कोर्ट को अनलिमिटेड कर देते हैं, उसके हाथ से जो है काट नहीं देते। कोर्ट की मर्जी है, उससे ज्यादा अगर हमें कोई रिलीज देना चाहे तो दे सकते हैं। तो इस वजह से हम ग्राउंड्स में भी खुद को क्या करते हैं, अनलिमिटेड करना बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी आपको ग्राउंड्स और भी मिल जाएंगे, और केस में ऐसा ही होता है, टाइम टू टाइम नए फैक्ट्स जो होते हैं वो जाहिर होते हैं, तो इस वजह से ये चीज आप जरूर दें। अच्छा, ये सारी एप्लीकेशन हो गई जो अपील की, अपील अगेंस्ट अक्विटल की। उसके साथ साथ क्या करेंगे, एफिडेविट देंगे। एफिडेविट तो आपको पता है हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करता। चलते हैं हम जो है दूसरी एप्लीकेशन हम जो देते हैं अक्विटल अपील के साथ, जो होती है एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड। क्योंकि ये अक्यूट के खिलाफ है, तो अक्यूज के खिलाफ है, अक्यूट के खिलाफ है, तो हम क्या चाहते हैं कोर्ट से कि भाई अक्यूज को अरेस्ट किया जाए और हमारी अपील को एडमिट किया जाए। तो हम इधर टाइटल सेम ही देंगे, जिस कोर्ट में हम जा रहे हैं ये जो है अपील फाइल करनी, उसी कोर्ट में ये फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड। उधर हम यही ग्राउंड्स देंगे अपील वाले कि भाई ये ग्राउंड्स हैं, इस वजह से इसको अरेस्ट किया जाए। ये सर रिस्पेक्टफुली प्रेड है कि भाई सर जो अक्यूज को जो है क्या किया जाए, अरेस्ट किया जाए ऑन दी फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स दैट द अक्यूज वहीद हैज कमिटेड द ऑफेंस। ये हमने वही ग्राउंड्स दिए हुए हैं जो अपील में दिए कि भाई अक्यूज जो है उसने ऑफेंस कमिट किया है, लिहाजा उसको जो है लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो है कन्विक्ट किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए। और लॉ क्या कहता है कि भाई किसी बंदे ने ऑफेंस किया है तो उसको क्या करो, उसको जो है कस्टडी में लो। तो इस वजह से उसको क्या किया जाए, उसको जो है कस्टडी में लिया जाए। उसके बाद जो ये जजमेंट है उसको सेट असाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल उसके साथ साथ कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है।
और ये जो है खदशा है कि अगर ये अक्यूज जो है क्या कर देगा, ये इवेट कर देगा प्रोसीडिंग ऑफ अपील अगर इसको कस्टडी में नहीं रखा गया। तो ये इवेट का मतलब क्या है कि अवॉइड करना। अगर जो इसको कस्टडी में नहीं रखा गया तो ये अपील के प्रोसीडिंग्स को भी अवॉइड कर सकता है। क्या भाई, अपील के अगर जो तारीख पे अपील होगी तो वो हो सकता है कि वो पेश ना हो, तो इसको क्या कहेंगे भाई, इवेट कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। लिहाजा उसको क्या करें, उसको जो है कस्टडी में रखें, जिस दिन तारीख हो उसी तारीख पे पुलिस उसको लेकर आए। और अगर ये एप्लीकेशन अलो नहीं की गई तो जो आपने अपील फाइल की है उसका मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। ये भी हम ग्राउंड दे सकते हैं। उसके बाद फर्दर जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फर्दर ग्राउंड्स हम देंगे जब ये एप्लीकेशन सुनी जाएगी विद द काइंड परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। उसके बाद ये जो हम देते हैं एडवोकेट फॉर अपील एंड कंप्लेंट, और इस एप्लीकेशन का अलग से एफिडेविट होगा। जो जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे उसका एफिडेविट देना लाजमी है। अपील का अलग से एफिडेविट होगा, इसका अलग से एफिडेविट होगा। आप देख सकते हैं हमने एफिडेविट भी ड्राफ्ट किया हुआ है। उसके बाद हमने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि भाई एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन, कभी क्या होता है आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी नहीं होती। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी को क्या बोलते हैं, सीटीसी शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता क्योंकि हाई कोर्ट में आपको जाना है अगर अपील के लिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अपील में अगर जाएंगे तो हर चीज की आपको सीटीसी होना लाजमी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं तो वो ओरिजिनल होना लाजमी है। तो अगर आपके पास इतने वो मौजूद नहीं है, और आपको लगता है कि अगर मैं उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में लग जाऊं या सीटीसी निकलवाने में लग जाऊं तो जो अपील की लिमिटेशन पीरियड है, अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वो गुजर जाएगा, फिर अपील में नहीं कर सकूंगा। तो इस ग्राउंड पे आप एक एप्लीकेशन जो है देंगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन, कि भाई मुझे एग्जेम्प्ट किया जाए इस ड्यूटी से। कौन सी ड्यूटी से, कि भाई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप अपील कर रहे हो तो आपको सीटीसी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो इस जो ड्यूटी से हमें एग्जेम्प्ट किया जाए। तो हम ये एप्लीकेशन देंगे। सिंपल एप्लीकेशन है, जैसे हम एडजॉर्नमेंट देते हैं वैसे ही हम ये इसको टाइटल दे के उसके बाद क्या करते हैं कि भाई इट इज रिस्पेक्टफुली पेड ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट स्लैश अक्यूज्ड। ये थोड़ी, क्योंकि ये इधर कंप्लेनेंट है। That this honorable court may be pleased to exempt the applicant from producing the originals of annexure before this honorable court on the consideration of annexure जो हमने इंडेक्स में दिए होते हैं उसकी बात ये कर रहा है इधर। तो उसको उससे हमें एग्जेंट किया जाए। अब क्यों एग्जेंट किया जाए वो हम एफिडेविट में ग्राउंड्स देंगे। अब इसका भी अलग से एफिडेविट बनेगा। एफिडेविट सिंपल बनेगा, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होगी, एफिडेविट बनाने के बाद इधर आप अपने ग्राउंड्स देंगे जो भी आपका मसला होगा, कि भाई आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दे सके। तो ये केस टू केस डिफर करता है। जो भी आपका केस होगा वो आप इधर डॉक्यू जो अपना बनाएंगे आर्ग्यूमेंट, कि भाई इस वजह से अगर मैं जाता, अगर आपको किसी चीज का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए वो निकलवाने में मुझे 2 महीने लग जाते, और मुझे अपील करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया है कानून ने, तो इस वजह से अगर मैं वहां जाता तो फिर वो अपील का टाइम चला जाता। ये भी ग्राउंड हो सकता है। उसके बाद सीटीसी में अगर क्या है कि भाई 15 दिन लग रहे थे और ये 7 दिनों के अंदर मुझे अपील करनी थी एज पर लॉ, तो अगर मैं सीटीसी के लिए जाता तो उधर ये अपील का टाइम चला जाता। तो इस वजह से मैं अब अपील कर रहा हूँ, लिहाजा जब ये सीटीसी आ जाएगी तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, मतलब सबमिट, सॉरी, फाइल कर दूंगा। तो कोर्ट में क्या होगा, फाइल हो सबमिट होगा या फाइल, शेयर नहीं होगा। क्योंकि ये व्हाट्सअप है नहीं तो आप शेयर करेंगे, ये कोड है तो आपको सबमिट कराना होगा। तो ये हो गया एक एप्लीकेशन फॉर एग्जामिशन। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अच्छा, आवाज क्यों बंद हो गई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी
आवाज आ रही है मेरी? तो थोड़ी सा डिस्टर्बेंस, ये थोड़ी वाईफाई बंद हो गई थी, तो जैसे ये क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बहरहाल क्लास खत्म होने वाला है। हम जो चीजें जो भी रिमेनिंग है वो कवर कर लेते हैं। तो ये आप इधर ग्राउंड देंगे, जो भी आप अपने ग्राउंड्स बनाएंगे कि भाई इस वजह से मैं जो है सीटीसी पेश नहीं कर सका, या इस वजह से मैं जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सका, तो ग्राउंड्स देंगे, बिस्मिल्लाह करके आप अपील फाइल करेंगे। तो ये होती है अपील का प्रोसीजर। अच्छा, उसके बाद हमारा जो मॉड्यूल में है जेल अपील। अच्छा, आवाज आ रही है तो बता दें मुझे काइंडली, क्योंकि मेरी मोबाइल में साइड में पड़ी उधर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। ये जेल अपील हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, मशीनामे से पहले जेल। अच्छा, मोहम्मद अभी से कहा है कि रिकॉर्ड लेक्चर कब तक हमारे गूगल ड्राइव में होंगे, क्योंकि मेरे कुछ लेक्चर ये आपके साथ जब कोर्स कंक्लूड होगा उसके बाद 4 महीने तक आपके पास होगा। उसके बाद हम अच्छे से चीज खत्म कर देंगे, तो आपके पास बहुत टाइम है। अभी तो 2 महीने कोर्स में लग जाएंगे, 2 महीने ये, 4 महीने वो, तो आधा साल तो आपके पास इसकी असेस होगी। तो आप ये आधे साल तक आप इसको असेस कर सकते हैं। उसके बाद तो आपके माइंड में ही आ जाएगी। तो ये हमारी जो पॉलिसी है। अच्छा, जेल अपील हम देख रहे हैं। जेल अपील जो होती है वो एक क्या बोलते हैं, एक सेक्शन जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड वाला सेक्शन, 420। आपने सुना होगा ना, जो बंदा फ्रॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये 420 बंदा है। तो जेल अपील का इंटरेस्टिंगली ये सेक्शन भी थोड़ा बहुत ये 420 है। तो इसके अंडर हम ये एप्लीकेशन जेल अपील हम ड्राफ्ट करते हैं। फॉर्मेट सारा सेम होता है। अगर अक्विट कराना चाहते हैं तो वो अपील देंगे, और कन्विक्शन कराना चाहते हैं तो वो सिचुएशन होगा। अब इधर कौन होता है जेल में? कौन होगा जेल में? होगा अक्यूज। अक्यूज अपील कब करेगा? अक्विटल में तो वो जेल में होगा नहीं, तो वो कब करेगा? जब वो कन्विक्शन उसकी हो जाएगी। तो वो हमेशा ये अपील जो होगी वो होगी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। कि हमेशा ये कन्विक्शन की क्यों होगी? क्योंकि कन्विक्शन होगी तो अक्यूज जेल में जाएगा, और जेल में जाएगा तो जेल अपील होगी ना। अक्विटल में तो वो अक्विट हो जाएगा, वो जेल से चला जाएगा बाहर। तो सिचुएशन में वो नहीं हो सकता। तो इसका फॉर्मेट कैसा होगा? वो होगा अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जैसा फॉर्मेट। फिर सेक्शन आप टाइटल में ये 420 मेंशन करेंगे, उधर जो भी कंसर्न सेक्शन होता है। तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है कवर किया हुआ है, डे 13 में। तो काइंडली उसको देख लेना। तो वो उधर ऐसे ड्राफ्ट होगी, लेकिन इसकी कुछ चीजें हैं कि जेल अपील का प्रोसीजर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसका सेक्शन मैंने पहले भी कहा कि 420 है। कि भाई उसमें क्या लिखा है कि अगर अपीलांट जेल में है, अपीलेंट है अपीलांट जो भी आप कहें, आपकी मर्जी है, तो वो पिटीशन ऑफ अपील जो प्रेजेंट कर सकता है, उसकी कॉपीज जो भी इससे रिलेटेड हो किसको पेश करेगा? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल। जेल का ऑफिसर इंचार्ज, पुलिस स्टेशन का नहीं, क्योंकि वो जेल में होगा, सजा याफ्ता होगा। तो उसका ऑफिसर इंचार्ज जिसको हम बोलते हैं सुप्रीडेंट, उसको पेश करेगा। फिर उसको पेश करने का वो किधर जो है पेश करेगा? वो जो भी अपीलेट कोर्ट होगी प्रॉपर, उधर वो पेश करेगा और उसकी अपील ऐसे सुनी जाएगी। तो ये हो गई जेल अपील। तो जेल अपील का ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, जेल अपील में हम आप ये सोच रहे हो कि भाई अपील अगेंस्ट कन्विक्शन क्यों नहीं कर रहा बंदा? आपके जेन में ये सवाल आ सकता है। क्योंकि भाई कन्विक्टेड हो गया है, तो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन जो 408, 410, 411 ए, 3 रेमेडीज हैं हमारे पास। तो वो अवेल क्यों नहीं कर रहा? सॉरी, 400, ये दो तीन सेक्शन थे अपील अगेंस्ट कन्विक्शन में। तो वो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन का जो है रेमेडी अवेल इस वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि जेल अपील तब फाइल करता है जब उसके पास पैसे ही ना हो। अगर उसके पास पैसे हो तो फिर तो वो अपना प्राइवेट वकील करेगा और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन करेगा फाइल। अगर उसके पास पैसे नहीं हो, और वो, क्योंकि अक्सर क्या होता है गरीब लोग भी सजा याफ्ता हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लॉ उसको रेमेडी देता है कि भाई ठीक है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज द इनएलिएबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब कि लॉ से अकॉर्डेंस ट्रीट होना सभी सिटीजन का ये ऐसा राइट है जिसको छीन नहीं सकती गवर्नमेंट। तो अब ये पैसा ना होने की वजह से इंसाफ ना मिले, तो ये एक और चीज हो जाएगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जेल अपील का प्रोसीजर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अगर इसके पास पैसे नहीं हो तो वकील प्राइवेट ही होगा, उसका जो भी खर्चा होगा वो क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है पे करेगी। गवर्नमेंट शल पे दी जो भी एक्सपेंडिचर होगा ऑफ एडवोकेट। अच्छा, उस एडवोकेट को क्या कहते हैं?
उस एडवोकेट को बोलते हैं हम पापर एडवोकेट। क्या बोलते हैं? पापर एडवोकेट। पापर एडवोकेट ऐसा वकील। अच्छा, इसकी मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ, मैं आपको बताऊँ। एक तो प्रो बोनो लॉयर होता है। प्रो बोनो का मतलब होता है, मैं दोनों आपको बता दूं, ये टॉपिक आ गया है तो। एक होता है प्रो बोनो। प्रो बोनो का मतलब होता है जो फ्री में जो है केस लड़े। आप भी ऐसे सोचते होंगे जब आप नए नए वकील बने हो, बना जब जब फर्स्ट ईयर में आए होंगे, तो मेरे पास भी ये जेन में आया था कि मैं कुछ केस फ्री में भी लड़ूंगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो आप अगर फ्री में केस लड़ रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रो बोनो लायर। ऐसे बहुत से वकील होते हैं। अगर किसी गरीब का केस ले रहे हैं और उसकी जो है पेमेंट जो है वो नहीं कर सकता, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? वो होगा पापर एडवोकेट, और उसकी जो पेमेंट है वो क्या करती है? वो गवर्नमेंट करती है। तो ये तकरीबन दोनों सेम होते हैं। प्रो बोनो में भी आपके पास गरीब ही आएगा, पापर में भी गरीब आएगा। तो ये दो टर्म्स है, ये यूज होते हैं प्रैक्टिस में। अच्छा, एक सवाल है अपील से रिलेटेड अब्दुल शकूर काजी का, वेरी गुड क्वेश्चन। अब्दुल शकूर, अगर किसी बंदे का खिलाफ कन्विक्शन हो जाए और वो बंदा एब्सकॉन्ड हो जाए, तो कोर्ट में बंदा अपील नहीं कर सकता। उसके लिए उसको सरेंडर करना होगा। सरेंडर करके, अच्छा, वो सरेंडर करके फिर वो अपील कर सकता है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। ऐसे वो नहीं करेगा अगर ऐसे क्योंकि लॉ में एक डॉक्ट्राइन है, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जो भी लॉ के मतलब जो भी इंसाफ के लिए आता है, उसके अपने हाथ धुले हुए हो। तो इधर इसके अपने हाथ खराब है, तो इस वजह से इसको अपने हाथ अब पहले साफ करने हो। साफ कैसे होगा? पहले वो सरेंडर करेगा, जेल जाएगा, फिर वो अपील करेगा, तो फिर वो कर सकता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकता। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, शरीका का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में पहले लीव अपील होती है या अपील एक्सेप्टेड देन? अच्छा, ये जो आपका सवाल है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो मेरी इधर प्रैक्टिस है नहीं, तो मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि मैं जो भी चीजें मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे पता हो तो मैं आपको बताऊँ, ऐसे गलत बता दूं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो मेरी प्रैक्टिस नहीं है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से मुझे इसकी जो प्रोसीजर पता नहीं, क्योंकि मैंने सीआरपीसी पढ़ा है। तो उस वजह से हाई कोर्ट तक जो है सीआरपीसी अप्लाई होता है। आपको ये इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता। तो इस वजह से मुझे उसकी नॉलेज इतनी है नहीं। तो सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता तो फिर क्या अप्लाई होता है? अगर आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर है एक, वो अप्लाई होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये लीव टू अपील या अपील जो आपने सवाल किया है, तो ये आपको इधर मिल जाएगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर, वो आप गूगल पे लिख लेंगे तो आपके पास पीडीएफ में आ जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। उधर सारी चीजें लिखी हुई है, इतना बड़ा है नहीं, वो छोटा है पीडीएफ। उधर ये सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें लिखी हुई है। उधर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है, इस वजह से उसको अलग से एक ये रूल्स एंड प्रोसीजर का दिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटीज। तो चलते हैं, मशीन नामा देखते हैं। हमारा जेल अपील आपने समझ गए होंगे कि कैसे होती है और कैसे ड्राफ्ट की जाती है। टाइम ज्यादा हो गया है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो हमारा लास्ट टॉपिक है, तो फिर जज़ाकल्लाह। तो हम मशीनामा देखते हैं कि वो हम कैसे कौन क्या होता है मशीनामा, कौन सी बला है। क्योंकि ये हमारे मॉड्यूल में मेंशन थी, तो हम इस वजह से इसको कवर जरूर करेंगे। अच्छा, इधर क्रिमिनल रिवीजन रिमेनिंग है, तो इस वजह से आप परेशान ना होइएगा। वो हम अपकमिंग लेक्चर में कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम क्रिमिनल रिवीजन पे बैठ जाते हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं आराम से। अभी 1 घंटा हो गया है, 20 मिनट इसमें लगेंगे। अच्छा, मशीरनामा क्या है? मशीर जो है वो उर्दू लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है एडवाइजर। जो एडवाइजर सीएम का एडवाइजर होता है, पीएम के एडवाइजर होते हैं, अपनी उनकी लिमिट होती है कि भाई तुम इतने जो एडवाइजर रख सकते। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मशीर। एक तो विटनेस को एडवाइजर को बोलते हैं, और विटनेस को भी हम मशीर बोलते हैं। हाँ, ये मोहम्मद अफेज में मेंशन किया हुआ है कि आर्टिकल 184 और 185, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें आपकी मदद हो सकती है जो आपका सवाल है। और वो जो आप मैंने वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स बताए, तो उन दोनों में से आपको ये जवाब मिल जाएगा। तो ये मशीरनामे पे हम थे कि भाई मशीरनामा क्या होता है, कि वर्ड मशीर की मीनिंग दो होती है। एक तो होती है एडवाइजर, उसके साथ साथ क्या होती है? विटनेस। हमारी जो इधर मीनिंग कंसीडर की जाएगी वो ये विटनेस वाली की जाएगी।
ये जो होती है वो इधर कंसीडर नहीं की जाती। तो इसका मतलब क्या है कि विटनेस। अच्छा, ये वर्ड जो मशीरनामा है पूरे सीआरपीसी में मेंशन नहीं है। तो आपका ये सवाल होगा, अगर ये मेंशन नहीं है तो फिर इसका ओरिजिन कहाँ से आया। क्या, एक बात बताऊं मैं आपको। जैसे वो चालान लफ्ज है हमने प्रैक्टिस में बनाया हुआ, हालांकि उसको सीआरपीसी में क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। तो ऐसे ही हम पुलिस वालों ने क्या किया है, एक नाम दे दिया है मशीरनामा, जिसमें विटनेस वो वाला नामा, उसको बोलते हैं मशीरनामा। तो इसकी ओरिजिन ऐसे हुई, जो सेक्शन 103 है, सेक्शन 103 सीआरपीसी, उधर ये चीज लिखी हुई है कि भाई पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी, कोई भी किसी भी चीज की रिपोर्ट बनाएगी, तो एक तो दो विटनेसेस या दो से ज्यादा विटनेसेस लेगी, उनसे सिग्नेचर लेगी। अब पुलिस ने तो वो रिपोर्ट बना दी। अब पुलिस ने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया, उसको एक नाम दे दिया कि भाई ये मशीरनामा है। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई फिलानी चीज किधर है, तो अगर उसका नाम ही नहीं होगा तो फिर उसको कैसे पहचाने। जैसे अगर घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं एक ही हफ्ते के अंदर, छठी जिसको बर्थडे जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से पुलिस वालों ने इसकी बर्थडे बना दी सेक्शन 103 की, और उसका नाम रख दिया 103 का नाम क्या रख दिया कि भाई ये मशीरनामा। तो ये पुलिस वालों ने दिया है नाम, अभी वो उधर से ही चल रहा है ये। हालांकि ये पूरे सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, तो इसका ये ओरिजिन है। उसके बाद इसकी हम डिटेल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है कि मशीरनामा एक डॉक्यूमेंट है जो पुलिस क्या करती है, प्रिपेयर करती है। ये आप समझ ले कि ये पुलिस का काम है, ये हमारा वकील लोगों का काम नहीं। तो हमारे इधर आप फुर्सत से बैठ जाएं और ये पढ़ें कि भाई ये पुलिस वाला काम है, तो आप सिर्फ इसकी चीजें याद करें, ज्यादा इसको जो है जहन में सवार करने की जरूरत नहीं। इसमें आप ग्राउंड बना सकते हैं, वो आपको बताते हैं कि कैसे ग्राउंड बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुलिस जो है प्रिपेयर करेगी, जो भी ऑब्जेक्ट उसमें लिस्टेड होंगे, जो सीज किए हैं पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान या अरेस्ट के दौरान, वो उधर मेंशन किए जाएंगे। हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो पुलिस बनाती है जब किसी किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो है सीज करती है। सीज मतलब कि जब्त करती है किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी बंदे को अरेस्ट करने के दौरान। अरे इन्वेस्टिगेशन में जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोई पिस्टल मिल गया, वो अगर अरेस्ट कर रही है, अरेस्ट करने के टाइम पे अगर उसके लिए उसकी जो भी चीजें निकल रही है, जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो है मशीनामे में बनाएगा कि मैंने मुझे से ये चीजें निकली है, जो भी अक्यूज है से ये चीजें निकली है, और उसका ये मशीनामा है। अच्छा, ये मशीनामा क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 103 की कि भाई एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है पुलिस को, जो भी डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट मिलता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन या अरेस्ट के दौरान, उसके नाम लिखेगी। नाम लिखने के बाद उसकी कंडीशंस लिखेगी वो कैसे हैं, उसके बाद वो दो या दो से ज्यादा विटनेसेस को साइन कराएगी। और विटनेसेस की क्वालिफिकेशन क्या है, विटनेस की क्वालिफिकेशन है रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मतलब कि जो उधर रहवासी हो, जहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है या अरेस्ट हो रहा है, उधर के रहवासी, उधर के सिटीजन जो रिस्पेक्टेबल हो। अच्छा, ये एक लॉ में फिला दिया गया है 103 में, रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। ये हम बेल में ग्राउंड बनाते हैं, अक्विटल में भी ग्राउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि भाई किसी दो बंदों को क्या कर दिया पुलिस वालों ने, मशीर नामे में उसको नाम डाल दिया, उसको मशीर बना दिया। अब हम ये ग्राउंड बनाते हैं कि भाई अगर हमारे पास वो जो मशीर बने हैं उनके खिलाफ कोई सबूत है, ये प्रूव करने के लिए कि भाई वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, वो बदमाश लोग हैं सोसाइटी के, फिर तो ये मशीन नाम की जो है वो कमजोर हो जाएगा केस। तो हम कभी कभी ये भी करते हैं, ये रिस्पेक्टेबल जो वर्ड है बहुत ही महंगा पड़ जाता है कंप्लेनेंट को। हालांकि उसने दिया नहीं है, दिया है लेजिस्लेचर्स वालों ने, लेकिन महंगा उसको पड़ता है। तो ये आप ये ग्राउंड बना सकते हैं बेल में। अगर आपके यहाँ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो भी मशीर बने ही मशीर नामी में, वो इज्जतदार आदमी नहीं हो, वो बदमाश आदमी हो, पहले भी उनके ऊपर एफआईआर हुई है या वो धमकियों में पहले भी ऐसे फंसे हैं, अमूमन ऐसे ही होता है केस में, जो भी मशीर बनते हैं वो बदमाश लोग बनते हैं। तो आपको ये ग्राउंड बनाने में आपको मदद आएगी कि भाई ये तो रिस्पेक्टेबल है ही नहीं, और ये 103 की वो है क्या है वायलेशन। उसके साथ साथ आप एक दूसरा जो है ग्राउंड ये बनाते हैं, पुलिस वाला क्या करता है, उस वो बोलता है कि मुझे कोई रिस्पेक्टेबल एविडेंस मिले ही नहीं, मैंने अपने पुलिस वालों को जो है वो कर दिया मशीनामा। फिलाना पुलिस कांस्टेबल नंबर, जो भी नंबर होगा, और दो फिलाना जो भी दूसरा होगा, उनको मैंने मशीर बनाया और ये मशीनामा बनाया। अब आप बेल में ग्राउंड बनाएंगे कि भाई 103 की रिक्वायरमेंट क्या है कि रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, मतलब कि ये तो पहले तो पुलिस वाले हैं और ये इनहेबिटेंट्स है ही नहीं उस वहां के,
तो इस वजह से 103 की क्या हो गई है, वायलेशन हो गई, लिहाजा इसको बेल दी जाए। या अगर बेल मांग रहे हैं तो बेल, अगर अक्विटल मांग रहे हैं तो अक्विटल। तो ये इधर जो है इस वजह से आप ये यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही काम की चीज है मशीरनामा। अच्छा, इसके टाइप्स होते हैं। एक तो अगर जो एविडेंस को सीज कर रही है पुलिस, या साइट इंस्पेक्शन कर रही है जहाँ ऑफिस कमिट हुआ है उसकी जगह की इंस्पेक्शन कर रही है, तो उधर भी एक मशीरनामा बनाएगी। अगर किसी भी बंदे को अरेस्ट कर रही है उसका मशीरनामा बनाएगी। या सर्च ऑपरेशन किधर भी कर रही है तो उसकी मशीरनामा बनाएगी। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भाई सीजर ऑफ एविडेंस में क्या होगा कि भाई अगर पुलिस रिकवर कर रही है किसी किस्म का एविडेंस जो क्राइम से रिलेटेड हो, तो उसका मशीरनामा बनाएगी। और उसमें क्या डिटेल्स देगी, उस एविडेंस की डिटेल्स देगी, लोकेशन देगी कि भाई कहाँ से मैंने सीज की है। और जो विटनेसेस बनाएगी उसके नाम और उसकी सिग्नेचर। इसके एग्जाम्पल से, जैसे अगर वेपन मिल गया, जहाँ ऑफिस कमिटी हुआ है उधर वेपन पड़ा हुआ था, या चोरी की चीज पड़ी हुई थी, या ड्रग्स पड़े हुए थे, या जो भी ऐसी चीज एविडेंस के तौर पर मिलती है, तो वो आप मशीननामा पुलिस बनाएगी। एक तो इस सिचुएशन में बनाएगी। दूसरा साइट इंस्पेक्शन में, जहाँ ऑफिस कमिट हुआ है उधर जाएगी। उधर जाके जो है साइट इंस्पेक्शन करेगी, और क्राइम सीन जहाँ अमूमन क्राइम सीन पे ये होता है, और उधर ये मशीननामा बनाएगी। उधर क्या करेगी, वो क्राइम सीन की डिटेल्स देगी। कौन सी डिटेल्स देगी, भाई कोई एविडेंस फाउंड हुआ है तो वो मेंशन करेगी। और एरिया की कंडीशन, क्या होता है ना, अमूमन जो भी ऑफेंस जिधर कमिट होता है वो एरिया जो होता है वो इधर उधर होता है, मतलब सीधा नॉर्मली अगर कोई कमरा है तो वो जो होता है वो साफ तरीके से होता है। अगर उधर क्राइम कमिट हुआ होता है तो फिर उसकी सारी चीजें इधर से उधर होती है। उसकी कंडीशन भी मेंशन करती है पुलिस। उसके बाद अगर किसी को अरेस्ट कर रही है तो उसका मशीननामा बनाएगी। उसमें डिटेल्स कौन सी देगी, पहले मैंने इसको अरेस्ट किया है, कौन सी लोकेशन से अरेस्ट किया है, टाइम कौन सा है, और कौन से विटनेसेस प्रेजेंट थे। वो सारी कुछ देने के बाद वो मशीननामा अरेस्ट का बनाएगी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन का मशीननामा बना सकती है। ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन पुलिस मशीननामा बनाएगी कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट उसने सर्च किए और कौन से उसको मिले, कौन से फाउंड हुए, और उधर विटनेसेस कौन थे उन सर्च ऑपरेशन के ड्यूरिंग। तो ये मशीननामे के कुछ टाइप्स होते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन प्रैक्टिस में इतने ही होते हैं। तो ये थी मशीननामा और किस टाइप, और हमने अपील भी पढ़ी और उसके साथ साथ जेल अपील भी पढ़ी, और एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट ऑफ अक्यूज। तो ये था आज का लेक्चर, और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, शरीका का सवाल है कि सुपरदारी और मशीननामा में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो सुपरदारी होती है उसमें क्या होता है, आपकी जो गाड़ी होती है, चाहे वो ऑफेंस में जो है पुलिस ने सीज कर दी हो, या शक के बुनियाद पर। ऑफेंस में हो तो कौन सा सेक्शन होगा, 516 और 517, ये दो सेक्शन होते हैं। अगर शक के बुनियाद पे है तो 523 में आप क्या कराएंगे, सुपरदारी की एप्लीकेशन देंगे और अपनी प्रॉपर्टी को क्या कराएंगे, रिलीज कराएंगे। तो ये रिलीज से रिलेटेड है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है उसको रिलीज कराना है तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरदारी। और अगर उसको सीज कर रही है, सीज करने के दौरान उसको डॉक्यूमेंटेशन कर रही है कि भाई मैंने ये चीज सीज की है और ये मैं डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहा हूँ, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलेंगे, मशीननामा बोलेंगे। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई चीज सीज कर रही है पुलिस और उसको डॉक्यूमेंट में जो है मेंशन कर रही है तो उसको मशीननामा। और वही चीज अगर आप जो है रिलीज कराना चाहते हो तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरदारी। अच्छा, ये तुफेल का सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन तुफेल की, अगर हाई कोर्ट अक्विटल देती है तो उसका फर्दर प्रोसीजर क्या है। अच्छा, जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको जो है क्या होता है, क्रिमिनल के लिए आपको हाई कोर्ट तक ही जा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर जो अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है वो मिस्टेक ऑफ लॉ के बेसिस पे होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बेसिस पे नहीं होती। तो ये जो आपका सवाल है कि हाई कोर्ट में अगर अक्विट कर देती है, तो हमने पढ़ी थी दो रेमेडीज कि भाई हाईकोर्ट कोई भी आर्डर निकालेगी तो एक सिचुएशन ये है कि आप हाईकोर्ट में ही जाएंगे। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड होती है कि आपकी सिचुएशन कौन सी है। अगर हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है तो फिर वो हाई कोर्ट खुद चलाएगी। और अगर हाई कोर्ट के पास नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी जो आपका अक्विटल का ये है, मैंने ये कन्वेंशन की चीज बताई, तो अक्विटल में ये 417 में कहीं नहीं लिखा हुआ। 417 में 5 क्लास है, और पांचों क्लास में ये आपकी बात नहीं लिखी जो आप सवाल कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है, लॉ कुछ चीजों में साइलेंट होता है। हमने आप पहले भी पढ़ा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लॉ में नहीं लिखी लेकिन प्रैक्टिस में है। और वो कहाँ से आई है, या तो पुलिस वालों ने बनाई है खुद अपने नाम देकर, या किसी केस लॉ में जज ने रिमार्क्स दिए, या केस लॉ में जो है
वो मेंशन किया हुआ है। फैसला मतलब जजमेंट, जो भी पीसी पीएलडी या एसएलसी या जो भी होती है एससीएमआर, तो या तो आपके सवाल का जवाब किसी जजमेंट में मिल जाए। बाकी ये सीआर किताब में आपको अपील में जो है ये कोई भी चीज ऐसी लिखी जिसका मैं आपको अगर जब जो जवाब दे सकूँ, तो तुफे मेमन जो आपका सवाल है मैं उसके रिलेटेड। अच्छा, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, और टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो हम क्लास को जो है इधर वाइंड अप करते हैं। अगर और कोई सवाल हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, या जो हमारा अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें पूछ लीजिएगा। जजाकल्ला खैर अब्दुल शकूर, थैंक यू सो मच। जजाकल्ला फी अमान अल्लाह।